हेलो फ्रेंड्स, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम इग्नू के बैचलर डिग्री प्रोग्राम के सब्जेक्ट ANC1 अर्थात समुदाय और पोषण का चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में इकाई 8 अर्थात गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली स्त्रियों के लिए आहार नियोजन के अंतर्गत इन टॉपिक्स पर बात करेंगे। पहला, गर्भावस्था में स्त्री के शरीर में होने वाले विभिन्न शारीरिक परिवर्तन, गर्भवती स्त्री के लिए पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्रा तथा गर्भवती स्त्री के लिए आहार नियोजन। फ्रेंड्स, ANC1 से कई शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, इसीलिए आपके लिए बेहतर होगा कि वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिए ताकि इससे आने वाले सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी कवर हो जाए। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस चैनल में अपलोड होने वाले इग्नू रिलेटेड हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, इस लेसन को देख लेते हैं। गर्भावस्था। गर्भावस्था वयस्क स्त्री के जीवन की वह अवस्था है जिसमें स्त्री के शरीर के अंदर अजन्मे बच्चे या भ्रूण का विकास होता है। इस बात को हम सभी जानते हैं, सिर्फ इसको एक बार पढ़ लेना है। वयस्क स्त्री के जीवन में गर्भावस्था तथा स्तन्यकाल ऐसी दो अवस्थाएं हैं जब शरीर में पोषक तत्वों की आवश्यकता बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, तो गर्भावस्था और स्तन्यकाल, बच्चे के जन्म के बाद जब बच्चे को दूध पिलाया जाता है तो वो समय, ठीक है, तो इस समय क्या होता है, शरीर में पोषक तत्वों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। गर्भावस्था की अवधि 9 माह की होती है और यही वह अवधि है जब भ्रूण माँ के शरीर में वृद्धि करती है। मानव जीवन का प्रारंभ 2 कोशिकाओं अंडाणु तथा शुक्राणु के मिलने से बनता है। माता के शरीर में अंडाणु का निर्माण होता है तथा पिता के शरीर में शुक्राणु का निर्माण होता है। अंडाणु और शुक्राणु के मिलने के प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। ये निषेचन क्रिया से ही भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, तो दोनों का मेल्स कहाँ होता है, माँ के शरीर में ही होता है, जहाँ ये मिलकर एक कोशिका बनाते हैं। फिर ये कोशिका विभाजित होते रहता है जिससे ये भ्रूण का रूप ले लेता है और यही भ्रूण विकसित होकर शिशु के रूप में परिवर्तित हो जाता है। लगभग 270 दिन या 40 सप्ताह कई तरह से पूछा जाता है, जैसे 9 महीना, वो भी ठीक है, या 270 दिन या 40 सप्ताह। फिल इन द ब्लैंक्स में इस तरह से पूछा जाता है, इसीलिए छोटी छोटी बातों को भी ध्यान देना आवश्यक है। सारी बातें हम जानते हैं, फिर भी एक बार रिवीजन कर लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इस दौरान तीव्र वृद्धि व विकास के कारण एक छोटी सी कोशिका शिशु के रूप में आ जाती है और जिसका जन्म के समय वजन 2.5 से 3 किलोग्राम होता है। ये हम सभी को पता है, फिर भी जान लेना जरूरी है एक बार फिर से। ठीक है, उनको पोषक तत्व प्लेसेंटा से प्राप्त होता है। जी हाँ, ये जो वर्ड है प्लेसेंटा, इसको थोड़ा सा समझ लेना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा स्पंजी उत्तक है जो गर्भाशय में गर्भावस्था के दौरान ही विकसित होता है। अपनी माँ से नाभिनाल द्वारा जुड़ा होता है तथा यह नाभिनाल आगे प्लेसेंटा से जुड़ी होती है। ठीक है, अर्थात क्या होता है, जो गर्भ में पल रहे जो भ्रूण है, इसको जो पोषण है कहाँ से मिल जाता है? प्लेसेंटा से ही मिल जाता है। सिर्फ पोषण नहीं, इसके जो रक्त के बीच में ऑक्सीजन या फिर विशिष्ट कोई उत्पाद है या अवशिष्ट उत्पाद है, ये सभी का पोषक तत्व है, सभी का आदान प्रदान प्लेसेंटा के द्वारा ही होता है और ये प्लेसेंटा बच्चे के नाभिनाल से जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये प्लेसेंटा वर्ड इंपॉर्टेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स में आता है। अब देख लेते हैं गर्भावस्था में कुछ अन्य शारीरिक परिवर्तन। ठीक है, एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला, शरीर के अंगों में परिवर्तन। प्लेसेंटा के विकास के साथ साथ शरीर के अंगों में भी काफ़ी परिवर्तन होता है। जैसे भ्रूण के भरण पोषण के लिए गर्भाशय तथा उसकी सहयोगी मांसपेशियों का आकार बड़ा हो जाता है तथा
दुग्ध निर्माण की पूर्व तैयारी हेतु स्तनों का आकार भी बढ़ जाता है। अगला, शरीर के पाचन में परिवर्तन। ठीक है, तो गर्भावस्था का काल जहां स्त्रियों के लिए खुशी और आनंद का समय होता है, वहीं दूसरी तरफ यह समय नारी के लिए काफ़ी कष्टकारक होता है। इस दौरान माता की आधारभूत चयापचय दर बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, इस दौरान भ्रूण तथा मां के ऊतकों की वृद्धि व विकास तीव्र गति से होता है। इसी तीव्र वृद्धि व विकास के कारण इस अवधि में आधारभूत चयापचय दर बढ़ जाता है। चयापचय दर अर्थात मेटाबॉलिक रेट, ये मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगला पॉइंट है शरीर में पाए जाने वाले द्रव्यों में परिवर्तन। गर्भावस्था एक ऐसी अवस्था है जहां पर काफ़ी परिवर्तन होते रहते हैं। इस अवस्था के दौरान शरीर में पाए जाने वाले द्रव्य, ठीक है, बाहरी कोशिका द्रव्य तथा अंत कोशिका द्रव्य की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि रक्त की मात्रा लगभग 50% बढ़ जाती है। हाँ, इस समय रक्त की मात्रा तो बढ़ जाती है, किंतु रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा नहीं बढ़ती है। ठीक है, इस कारण जो सामान्यतः औरतों का क्या होता है कि 100 मिलीग्राम रक्त में 12 मिलीग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए, वो घटकर 10 या 11 मिलीग्राम रह जाता है। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि ये हीमोग्लोबिन का मात्रा और कम न हो। इसके लिए आवश्यकता अनुसार आयरन की गोलियां दी जानी चाहिए। ठीक है, अब अगला पॉइंट देख लेते हैं, पाचन क्रिया में परिवर्तन। इस दौरान शरीर में कैल्शियम व लौह तत्व जैसे आवश्यक पोषक तत्वों की दर बढ़ जाती है। इसके साथ ही पाचन क्रिया में भी कई परिवर्तन देखने को मिलते हैं। सर्वप्रथम आमाशय द्वारा अम्ल तथा अन्य पाचक रसों का उत्पादन व स्राव कम हो जाता है, जिस कारण भोजन सरल पोषक इकाइयों में ठीक से नहीं टूट पाती है और भलीभांति नहीं पच पाता। फिर गर्भाशय में बढ़ता हुआ भ्रूण आमाशय पर दबाव डालता है, इसलिए भोजन तथा आमाशय अम्ल आहार नली की तरफ धकेल दिए जाते हैं। यही कारण है कि गर्भावस्था के शुरू में जी मिचलाना, वमन, जलन आदि लक्षण प्राय देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, मांसपेशियों की क्रियाशीलता भी कम हो जाती है। इस कारण पाचन नली से भोजन आगे की ओर बढ़ने की जो गति है वो भी मंद पड़ जाती है, जिस कारण अक्सर कब्ज की शिकायत होती है। ठीक है, इसको सारांश में अगर कहा जाए तो पाचन क्रिया में दिक्कत आती है, भोजन को पचने में दिक्कत आती है, साथ ही कब्जियत की समस्या भी बढ़ जाती है। जी मिचलाना, वमन, जलन ये समस्या भी शुरुआती दिनों में देखा जाता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट देख लेते हैं, शरीर के भार में परिवर्तन। ठीक है, गर्भावस्था में स्त्री के शरीर में भ्रूण का विकास हो रहा होता है। इस कारण शरीर के भार में उत्तरोत्तर परिवर्तन होते रहता है। एक स्वस्थ गर्भवती महिलाओं के वजन में लगभग 8 से 10 किलोग्राम वजन का वृद्धि होना अच्छा है या अच्छा सूचक है। ठीक है, अतः वजन में वृद्धि सहज और सामान्य गर्भावस्था की अच्छी सूचक है। ठीक है, वजन में उत्तरोत्तर वृद्धि ये दर्शाती है कि भ्रूण तथा मां के ऊतकों में सामान्य रूप से वृद्धि हो रही है। अब देख लेते हैं गर्भवती स्त्री के लिए पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्रा। जैसे कि इस सारणी से ये स्पष्ट हो रहा है कि ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा जो है तो +350, अर्थात जितना ऊर्जा का मात्रा चाहिए था अभी उससे 350 और जोड़ना है। ठीक है, तो ये +350 करना है। वैसे ही प्रोटीन का मात्रा भी +23 है। ठीक है, अर्थात प्रोटीन का मात्रा भी क्या करना है, बढ़ाना है। सिर्फ यही नहीं,
इसके साथ साथ जैसे कैल्शियम है, यहाँ पे तो मेंशन नहीं कर रहा, प्लस में तो कुछ दिया नहीं है, लेकिन कैल्शियम हो गया, लौह तत्व हो गया, विटामिन बी हो गया, फॉलिक अम्ल हो गया, इन सब का मात्रा भी भोजन में बढ़ना आवश्यक है। ठीक है। गर्भावस्था में ऊर्जा, प्रोटीन तथा विटामिन बी की प्रस्तावित दैनिक मात्रा अतिरिक्त मात्रा के रूप में दी जानी चाहिए। साथ ही भोजन में कैल्शियम, लौह तत्व, आयोडीन, मैग्नीशियम व जिंक का होना भी विशेष आवश्यक है। गर्भावस्था में अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है। कारण स्पष्ट है क्यों अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ पे एक साथ भ्रूण को भी पोषण मिल रहा है और उस गर्भवती स्त्री को भी पोषण मिल रहा है। ठीक है। तो ताकि क्या हो जाए, ये भ्रूण तथा प्लेसेंटा की आवश्यक वृद्धि हो सके, साथ ही वसा के भंडार को भी बढ़ाया जा सके। साथ ही उच्च चयापचय दर के कारण ऊर्जा की बढ़ी हुई खपत की क्षतिपूर्ति की जा सके। ठीक है। तो इस दौरान जो है, तो जो मेटाबॉलिक रेट है, मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, हाई होता है। तो मेटाबॉलिक हाई रेट अगर हाई होगा तो ज़्यादा ऊर्जा का खपत होगा और इसको पूरा करने के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है। तो पहला हो गया ऊर्जा की आवश्यकता। तो ऊर्जा देने वाले जो भोजन हैं जैसे कार्बोज और वसा, इसको अधिक मात्रा में लिए जाने की आवश्यकता है। हाँ, इस बात को भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि वसा आवश्यकता से अधिक न ली जाए। ठीक है। आगे, ऊर्जा के साथ प्रोटीन की भी काफ़ी ज़रूरत होती है। ठीक है। प्रोटीन को हम लोग जानते ही हैं, इसको शरीर निर्माण हेतु उपयोगी पोषक तत्व माना गया है। ठीक है। अर्थात प्रोटीन अधिक ज़रूरत होगा ही। इसकी ज़रूरत माँ तथा भ्रूण में नए उत्तक के निर्माण दोनों के लिए होती है। ठीक है। तो ये प्रोटीन भी काफ़ी आवश्यक है, अतिरिक्त मात्रा में प्रोटीन दिए जाने की ज़रूरत है। लौह तत्व नहीं, आयरन। ठीक है। तो ये भी भ्रूण की रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ठीक है। कैल्शियम, तो कैल्शियम भ्रूण की हड्डियों तथा दांतों के खनिजीकरण के लिए अत्यावश्यक है। जिंक की आवश्यकता वृद्धि के लिए तथा प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। ठीक है। तो जिंक तो वृद्धि के लिए तो है ही है आवश्यक, साथ ही ये प्रोटीन के संश्लेषण के लिए भी आवश्यक है। अर्थात प्रोटीन के अवशोषण में ये जिंक सहायता करता है। ठीक है। आयोडीन, आयोडीन की ज़रूरत भ्रूण को शारीरिक तथा मानसिक वृद्धि के नियंत्रण के लिए होती है। ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि गर्भवती स्त्री को आयोडीन युक्त नमक जरूर देना चाहिए। ठीक है। अब देख लेते हैं डाइट प्लानिंग। ठीक है। गर्भवती स्त्री के लिए आहार नियोजन। गर्भवती स्त्री का आहार नियोजन करते समय कई बातों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। एक एक करके हम लोग पॉइंट वाइज देख लेते हैं। तो गर्भवती महिला के आहार में अनाज, दूध तथा दूध से बने पदार्थ, दालें, गिरीदार फल, अंकुरित दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां अधिक मात्रा में सम्मिलित होने चाहिए। ठीक है। तो अनाज से ऊर्जा का स्रोत अच्छा है, अनाज तो मिल जाएगा। ठीक है। दूध और दूध से बने पदार्थ से प्रोटीन मिल जाएगा, साथ ही कुछ मात्रा में वसा भी मिल जाएगा। ठीक है। ये दालें, गिरीदार फल, ये भी प्रोटीन का अच्छे स्रोत हैं। अंकुरित दालें, इसमें प्रोटीन के साथ साथ कई खनिज लवण भी पाए जाते हैं। ठीक है। कुछ विटामिन्स भी मिलते हैं। वैसे ही हरी पत्तेदार सब्जियां तो विटामिन्स और मिनरल्स का अच्छा स्रोत है ही, तो ये सबों को भोजन में जरूर सम्मिलित करना चाहिए। साथ ही आहार नियोजन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके आहार में ऐसे पोषक तत्व हो जिससे स्त्री के वजन में कम से कम 8 से 10 किलोग्राम की बढ़ोतरी हो सके। ठीक है। फॉलिक अम्ल, ठीक है। तो फॉलिक अम्ल की अतिरिक्त मात्रा को पूरा करने के लिए फॉलिक अम्ल की गोलियां दी जा सकती है। ठीक है। गर्भवती महिलाओं को तीखे, मसालेदार, तले, चटपटे, वसायुक्त, अधिक वसायुक्त खाद्य पदार्थ नहीं दिए जाने चाहिए। साथ ही खाना बनाने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करते रहना चाहिए। इस अवस्था में इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए
कि आहार की संख्या ज़्यादा हो। अर्थात सामान्यतः जो हम लोग 5 से 6 बार भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन गर्भवती महिला को 8 से 9 बार भोजन देना चाहिए। ठीक है, हाँ ये हो प्रत्येक बार दिया जाने वाला भोजन का जो मात्रा है वो कम कम हो। ठीक है, अर्थात कम परिमाण में अधिक बार भोजन दिए जाने की आवश्यकता है। ठीक है, कब्ज से बचने के लिए आहार में रेशेदार पदार्थ तथा पर्याप्त मात्रा में जल लेना चाहिए। साथ ही सुबह की तकलीफ तथा परेशानी से बचने के लिए गर्भवती स्त्री को कार्बोयुक्त पदार्थ जैसे बिस्किट, रस्क आदि सुबह के चाय या दूध के साथ लेने चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार गर्भवती महिला के लिए जो आहार नियोजन है उसको हम लोगों ने चर्चा कर लिया। आगे के वीडियो में हम लोग स्तन्य काल के लिए आवश्यक आहार नियोजन पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।